Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह साइंस स्पेशल का दूसरा पार्ट है। उम्मीद है कि आपको पहला पार्ट अवश्य पसंद आया होगा और यदि आप में से किसी ने इसके पहले पार्ट को नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज़ जाकर देख लीजिए। नीचे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, नीचे मतलब डिस्क्रिप्शन में। ठीक है दोस्तों, और आगामी जितने भी परीक्षा हैं जैसे CHSL हो गए, CGL हो गए, MTS, NTPC, ग्रुप डी, अभी फिलहाल NTPC और ग्रुप डी पर ध्यान केंद्रित करके इसमें जो मोस्ट प्रोबेबल MCQ है उसका ही सिर्फ डिस्कशन कराया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों से बहुत प्यार मिलेगा ऐसा मुझे उम्मीद है। आप लोग को क्या करना है, आप अपने व्यस्त समय में से मात्र आधा घंटा हमें प्रदान कीजिए और बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन के साथ आनंद लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप अगले आधा घंटा तक हमारा साथ अवश्य देंगे। और एक बात और, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ कृपया करके निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और बाकी जितने लोग दिख रहे हैं उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी कर दीजिए, हमें कतई बुरा नहीं लगेगा। हम लोग शुरू करेंगे साइंस स्पेशल के पार्ट 2 के पहले प्रश्न को। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। काफ़ी बेहतरीन होने वाला है पहला प्रश्न है कि भारी जल हैवी वाटर का आणविक द्रव्यमान क्या होता है। आणविक द्रव्यमान मतलब मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो भारी जल जिसे आप लोग ड्यूटेरियम का ऑक्साइड कहते हैं। अच्छा, पहले भारी जल को आप लोग ड्यूटेरियम का ऑक्साइड क्यों कहते हैं। ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल को क्यों कहा जाता है। तो देखिए, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन सबसे पहला तत्व है पीरियोडिक टेबल का। उसके 3 समस्थानिक हैं, कौन कौन, ये तो आपको पता होगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, तो इसी में जो ड्यूटेरियम है जिसको D2 बोलते हैं, इसी के ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है। ठीक है, इसकी खोज मतलब भारी जल की खोज 1932 ईस्वी में यूरे नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी, मैं साफ साफ लिख रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए, यूरे नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो बस कुछ कुछ बातें याद रखने की है कि भारी जल का सूत्र क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और हाँ, प्रश्न का जो उत्तर है कि भारी जल का आणविक द्रव्यमान जो मॉलिक्यूलर मास होता है ये 20 AMU होता है। ठीक है, आणविक द्रव्यमान को जब भी नापा जाता है ना तो AMU में नापा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, तो हैवी वाटर का आणविक द्रव्यमान क्या होता है, 20 AMU। आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन पहले से ही हाईलाइटेड है। ओके, और एक बात और आपको याद रखने की जरूरत है, हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिक को अलग अलग नाम मिले हैं। ऐसे बाकी जितने भी तत्व हैं उसके कोई अलग स्पेशल नाम है नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन के समस्थानिक का स्पेशल नाम है जिसका वर्णन ऊपर मैंने कर दिया है। ओके, तो अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि नायलॉन 6 किसका बहुलक है। तो ये प्रश्न बहुत ही आसान है और बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो नायलॉन 6 आप लोग ध्यान रखिएगा, नायलॉन 6 जो है कैप्रोलैक्टम का बहुलक है। किसका बहुलक है, ऑप्शन पहले से ही हाईलाइटेड है, आप लोग समझ गए होंगे उत्तर। तो नायलॉन 6 जो है कैप्रोलैक्टम का बहुलक है। ओके, अब देखिए हम लोग नायलॉन 6 के कुछ उपयोगिता के बारे में जानेंगे कि आप लोग रोजमर्रा की जिंदगी में नायलॉन 6 जो कि एक पॉलीमर है, मोनोमर से बना हुआ है। एक बात और आपको याद रखना है, नायलॉन 6 जो है ये कैप्रोलैक्टम मोनोमर से बना हुआ है। ओके, कैप्रोलैक्टम जो है क्या है, मोनोमर है। ओके, अब हम ध्यान देंगे नायलॉन 6 के यूजेज को कि आप लोग रोजमर्रा की जिंदगी में नायलॉन 6 का क्या यूज करते हैं। तो देखिए, बिजली उपकरण में इसका उपयोग होता है नायलॉन 6 का। ठीक है, साथ ही साथ आप जो रोजाना ब्रश करते हैं, टूथ ब्रश करते हैं, उसमें होता है। और बाकी जो सितार गिटार होता है ना, सितार गिटार ये सब का जो धागा तंतु बना होता है, तो संगीत वाद्य तंत्र के तंतुओं में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका, नायलॉन 6 का। अब देखिए यूजेज ज्यादा पूछा जाने लगा है, उदाहरण ज्यादा पूछे जाने लगा है, तो ये सारी बातों को आप नोट्स करके लिख सकते हैं कि नायलॉन 6 का क्या क्या उपयोग है। ओके, तो बाकी इस प्रश्न का डिस्कशन आपको समझ आया होगा ऐसा मुझे उम्मीद है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आपका तीसरा प्रश्न है कि किसने बताया कि परमाणु अविभाज्य है, मतलब परमाणु को विभाज्य नहीं किया जा सकता है। ओके, तो ये किसने बताया, देखिए इसे डाल्टन ने बताया। लेकिन वास्तविक बात करें कि हमें बहुत पहले से ही पता था परमाणु अविभाज्य है, और सर्वप्रथम कनाद ऋषि ने बताया था। किसने, कनाद ऋषि ने। जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे ना, वो अब के जैसे नहीं थे, पहले के एकदम ज्ञाता हुआ करते थे। जो बात जो 100 साल पहले 200 साल पहले खोजी गई है वो लोग वो बहुत पहले से जानते थे, वेद के ज़माना से ही उन्हें ये सारी बातें पता थी। ठीक है, तो खैर छोड़िए, आप अपने प्रश्न के हिसाब से उत्तर दीजिएगा कि किसने बताया कि परमाणु अविभाज्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डाल्टन। अब चलिए, अणु परमाणु की बात छिड़ ही चुकी है तो आप लोग इन तीनों को भी जानिए। इन तीनों कौन है, ये 3 कौन है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों की खोज किसने की, ये प्रश्न आपसे बराबर पूछा जाता है।
ठीक है। तो आप लोग एक फार्मूला याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है और बहुत ही पॉपुलर फार्मूला है, मेरा नहीं है, ठीक है। ईंट पर नाच मतलब ई से इलेक्ट्रॉन होगा, इसके खोजकर्ता थॉमसन है, ठीक है। ये जो थॉमसन साहब दिख रहे हैं। प्रोटीन, प से प्रोटीन होगा, इसके रदरफोर्ड है, ठीक है। प्रोटीन के रदरफोर्ड है। और कहीं कहीं पर प्रोटीन के आपको खोजकर्ता गोल्डस्टीन भी मिलेंगे, तो आप लोग ऑप्शन के हिसाब से चलिएगा, ओके। और तीसरा नाच है, न से न्यूट्रॉन है, इसके चैडविक जी है, ओके। तो आप ईंट पर नाच को याद रखिएगा, तो आपको हमेशा याद रहेगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, ठीक है। तब ये जो ये प्रश्न है कि किसने बताया कि परमाणु अविभाज्य है, ये आप लोग याद रखिएगा कि डाल्टन ने बताया है। और डाल्टन कहाँ के रहने वाले थे? ये इंग्लैंड के रहने वाले, ठीक है, ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। अब अगले प्रश्न को आप लोग देखिए। अगला प्रश्न है कि एल्युमिनियम, सिलिकॉन एवं फास्फोरस में किसका आकार सबसे बड़ा है? देखिए, आप लोग पीरियोडिक टेबल को अवश्य कभी ना कभी अपने लाइफ में देखे होंगे। पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पर आकार जो होता है ना, घटता है। क्या होता है, फिर से आप लोग एक बार सुन लीजिए। पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना है? 13, सिलिकॉन का कितना है? 14 और फास्फोरस का क्या है? 15। तो हम लोग बाएं से दाएं जा रहे हैं ना, तब क्या होगा, परमाणु संख्या तो बढ़ेगी लेकिन आकार उसका क्या होगा, घटेगा। तो इस हिसाब से सबसे बड़ा आकार किसका होना चाहिए? एल्युमिनियम का। और यही आपका उत्तर है इस प्रश्न का, ठीक है। और हाँ, एक बात और मुझे याद आ गया, आप लोग हमारे चैनल पर भ्रमण कीजिए और जो क्या मैंने बताया अभी आपको पीरियोडिक टेबल है, उससे संबंधित एक वीडियो, बहुत ही लाजवाब वीडियो उपलब्ध है। तो आप लोग जाइए, उस वीडियो को देखिए और उसे भी लाइक शेयर जो भी करना है कर दीजिए, ठीक है। लाइक शेयर कीजिए या नहीं, आप लोग वीडियो को अवश्य देखिए, आपका ही फायदा होगा। तब आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है और क्या क्या ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, ठीक है, या क्या क्या नीचे से ऊपर आने पर बढ़ती है। तो ये सारी बातें आपको याद रखने की ज़रूरत है। और याद रखने के लिए क्या करना है, आपको जाकर वीडियो को देखना है, ठीक है। चौहान सर के द्वारा पढ़ाया गया है बहुत ही शानदार तरीके से। आप लोग जाकर जरूर देखिएगा पीरियोडिक टेबल का वीडियो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद, ओके। तो आई होप इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ आया होगा कि जैसे जैसे हम लोग बाएं से दाएं बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे आकार घटता है। तो इसीलिए एल्युमिनियम इस प्रश्न का सही उत्तर है, ठीक है। अब अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि फ्रियोन क्या है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं प्रश्न को बहुत ही डिटेल से बताने वाला हूँ कि फ्रियोन क्या है। तो ऑप्शन के हिसाब से समझ आ रहा होगा कि पूछ रहा है कि फ्रियोन में कौन कौन सा तत्व मौजूद है, मतलब कौन कौन तत्व के मिश्रण से फ्रियोन नाम का यौगिक बना है, ठीक है। तो मैं बताता हूं। पहले आप लोग फ्रियोन का सूत्र याद रखिए। सूत्र आपको यदि पता चलेगा तो आप लोग आसानी से बना लोगे कि फ्रियोन में क्या क्या है। फ्रियोन का सूत्र क्या होता है, आपको याद है ना, CCl3F। वाह, आप लोग तो बहुत ही टैलेंटेड हैं। तो इसमें क्या क्या आपको मिला, कार्बन मिला, फ्लोरीन मिला और क्लोरीन मिला। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन का यौगिक। इसी को, फ्रियोन को ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि ओजोन परत के लिए नुकसानदायक है, यही फ्रियोन, इसी को कहा जाता है। अच्छा, फ्रियोन का उपयोग आप लोग कहाँ करते हैं भाई, कहाँ करते हैं बताइए? तो रेफ्रिजरेटर में करते हैं। किस में करते हैं? AC में करते हैं, फ्रिज में करते हैं, ठीक है। तो उसमें फ्रियोन का ही उपयोग होता है। और आपसे इसका फॉर्मूला भी पूछता है, आप लोग फॉर्मूला को याद रखिएगा, ठीक है। और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि फ्रियोन जो है हमारे ओजोन लेयर के लिए हानिकारक है। और जब ओजोन लेयर की बात चली है तो आपको ये भी ध्यान रखिए कि हाल फिलहाल में 16 दिसंबर गुजरा है। 16 दिसंबर को ही ओजोन लेयर कंजर्वेशन डे, मतलब ओजोन लेयर सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। एक बात और आपको याद रखने की जरूरत है कि फ्रियोन से हमें क्या क्या हानियां हैं, मतलब जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इससे हमें क्या क्या हानियां हैं। तो इससे हमें त्वचा कैंसर होता है, इससे हमें मोतियाबिंद होता है और बहुत सारी बातें होती रहती है, ठीक है। प्रतिरक्षा सिस्टम को ये हमारा खराब कर देता है। ये सारी हानियां हैं इससे, किससे? फ्रियोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, ओके। तो आई होप इस प्रश्न का डिस्कशन आपको समझ आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। और यदि आपको अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, एक प्यारा सा लाइक कर देना है, ठीक है। तो चलिए लाइक कर दीजिए। अब अगले प्रश्न को देखिए आप लोग। छठा प्रश्न है कि एक AMU द्रव्यमान की ऊर्जा में कितना ऊर्जा बराबर होती है। प्रश्न का मतलब है कि एक AMU बराबर कितना ऊर्जा होता है। पहले तो आप लोग AMU का फुल फॉर्म जानिए। आप लोगों में से बहुत को पता होगा AMU का फुल फॉर्म। AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो एक AMU बराबर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। EV का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब इसमें M लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो 1 AMU द्रव्यमान बराबर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। और यह एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, ओके। आप लोग ध्यान रखिएगा, बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 AMU मतलब एक द्रव्यमान की ऊर्जा में कितनी ऊर्जा होती है, तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। आप लोग याद रखिएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। 7वें प्रश्न को आप लोग देखिए। 7वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न देखिए, ये जो सारे प्रश्न हैं सभी प्रोबेबल हैं, किसी ना किसी के सेट में अवश्य ये सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। प्रश्न को पढ़िए कि निम्न में से कौन कार्बन का सबसे अस्थायी रूप है। कार्बन होता है ना, कार्बन के तो आप लोग जानते होंगे मुख्य रूप से 2 अयस्क है। कौन कौन है? ग्रेफाइट है और हीरा है, ठीक है। तो ऑप्शन तो इसी दोनों में होना चाहिए। तो कार्बन का जो सबसे अस्थाई है, लेकिन प्रश्न में पूछ दिया कि सबसे अस्थाई कौन है। ऐसे सिर्फ आपसे पूछता कि कार्बन का अपर रूप कौन है, तो आप ग्रेफाइट, कोयला, हीरा तीनों मार सकते थे। लेकिन पूछ रहा है कि कार्बन का सबसे अस्थाई रूप क्या है, तो सबसे अस्थाई रूप है ग्रेफाइट। क्या है? कार्बन का सबसे अस्थाई रूप क्या है? ग्रेफाइट है। और ग्रेफाइट का यूज आप लोग क्या करते हैं, किस में करते हैं? पेंसिल में करते हैं। पेंसिल जो बच्चा में आप लोग लिखते थे या अभी भी यूज करते हैं ना पेंसिल, उसी में यूज होता है ग्रेफाइट का। उसके अंदर का जो लिखने वाला रहता है, इंक रहता है ना, वही ग्रेफाइट का बना होता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट जो है कार्बन का सबसे अस्थाई अपर रूप है, ओके। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। देखिए, प्रकाश से संबंधित प्रश्न अक्सर एग्जाम्स में आपके रहते ही हैं। हर एक सेट में एक प्रश्न लाइट से रहेगा ही। प्रश्न को पढ़िए। समुद्र नीला प्रतीत होता है। समुद्र जो आपको दिखता है ना, नीला समंदर क्यों दिखता है? इसका कोई तो कारण होगा। ऐसा ही नहीं कि समुद्र के पानी में ब्लू कलर मिला हुआ, ऐसा तो है नहीं। आप लोग पानी को उठाकर देखिएगा यदि समुद्र का, तो आपको वो भी रंगहीन ही दिखेगा। तो ऐसा क्या कारण है कि हमें समुद्र नीला दिखता है? तो एक तो कारण है कि आकाश के परावर्तन के कारण आकाश हल्का हल्का नीला रहता है, इसलिए आपको समुद्र भी नीला दिखता है। और दूसरा कारण है कि जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन। जल के जो कण होते हैं समुद्र में, उससे प्रकाश का प्रकीर्णन हमेशा होते रहता है। इस कारण आपको समुद्र नीला प्रतीत होता है, ठीक है। तो ये प्रकाश की एक घटना है, प्रकाश की एक प्रकाशीय परिघटना है, जिसके कारण ऐसी घटना होती रहती है। जिसमें बहुत सारी घटनाएं, समुद्र का नीला दिखना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष का बनना, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखना, ठीक है, लालिमा बनाए रखना, ये सारा प्रकाशीय परिघटना है। मृगमरीचिका, ये सारे हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये सारे एग्जाम्पल को याद रखिएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। पूर्ण विश्वास है कि यह प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगला प्रश्न है, यह भी देखिए प्रकाश से संबंधित प्रश्न ही है। प्रकाश मतलब प्रकाश का चैप्टर, जो लाइट चैप्टर आपको पढ़ना है ना फिजिक्स में, उससे संबंधित प्रश्न है कि धूप के चश्मे की क्षमता होती है। देखिए, धूप के चश्मे की क्षमता कौन पहनता है? जिसे आंख में किसी प्रकार की बीमारी ना हो, बस धूप से बचने के लिए पहना जाता है। तो उसकी जो है क्षमता क्या होनी चाहिए? 0 डायोप्टर होनी चाहिए। जी हाँ, 1 डायोप्टर नहीं, 0 डायोप्टर। 1 और 0 में आप लोग कंफ्यूज करिएगा। तो धूप के चश्मे की क्षमता क्या होती है? 0 डायोप्टर होती है, ओके। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, डायोप्टर क्या होती है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। जो लेंस होता है ना, उसकी क्षमता का एसआई मात्रक को हम लोग डायोप्टर के नाम से जानते हैं। और इसका जो अगला प्रश्न है, आप लोग 9वें प्रश्न में है, जो 10वां प्रश्न है, वो भी इससे ही संबंधित है। तो आइए हम दोनों प्रश्न को एक साथ डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी क्या होगी? देखिए, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे साधारण से न्यूमेरिकल पूछे ही जाते हैं आपसे। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? डायोप्टर। लेकिन यदि हम लोग उससे पावर में बात करें तो पावर होता है लेंस की क्षमता का। तो पावर बराबर क्या होता है? लेंस की क्षमता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1/f। क्या होता है? 1/f। 1 मतलब 1 मीटर, ठीक है। और f जो आपको दिया हुआ हो, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया। फोकस दूरी बराबर होता है 1 बराबर d। f बराबर होता है 1/d, ठीक है। और 1 जो होता है मीटर में होता है, ओके। तो आप लोग इधर फॉर्मूला पर ध्यान केंद्रित यदि कीजिएगा तो 1 मीटर को यदि हम सेंटीमीटर में चेंज कर ले तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। और d आपको दिया हुआ है +2, तो +2 डिवाइड करा दीजिए तो आ जाएगा +50। तो मतलब इसका क्या हो जाएगा? फोकस दूरी +50 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन था, बस आपको फॉर्मूला याद रखने की था कि f बराबर क्या होता है? 1/d होता है, ठीक है। और d डायोप्टर अभी मैंने बताया कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है, ठीक है। तो यह दोनों प्रश्न ऊपर नीचे मिलता जुलता था, इसलिए मैंने एक साथ डिस्कशन करा दिया। आप लोग ये फॉर्मूला को याद रखिएगा, बहुत ही ईजी सा है। बस इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये 1 मीटर में होता है हमेशा, ठीक है। तो इसको आप अपने हिसाब से सेंटीमीटर या मीटर में चेंज कर लीजिएगा, ओके। मैंने कुछ देर पहले आपको बताया है कि अब के जितने भी प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, अब वो आपके रोजमर्रा जिंदगी से और उदाहरण बेस्ड, एग्जाम्पल बेस्ड प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। ऐसा क्या होता है? देखिए, अगले प्रश्न को आपको समझ आएगा किस प्रकार के प्रश्न अब पूछे जाने लगे हैं।
प्रश्न है कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्यों? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, ये आप लोग रोजाना करते हैं, ठीक है? करते हैं कि नहीं? यदि मान लीजिए अभी ठंड का दिन है, सुबह सुबह कुछ लोहा का चीज़ आपके हाथ में सट गया, ठीक है? यदि आपके हाथ को छू गया तो आपको क्या लगता है? वो बहुत ठंड लगता है ना? तो ऐसा क्यों होता है? और यदि आप पलंग पर सोए हुए हैं, लकड़ी का पलंग है, उसको आप छू रहे तो कोई कुछ नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि लोहा जो है ना ऊष्मा का एक अच्छा चालक है, वह गर्म में गर्म भी होगा और ठंडा में ठंडा भी होगा, ठीक है? तो लकड़ी की तुलना में लोहा जो है ऊष्मा का अच्छा चालक है और यह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आप लोग 1 लाख रुपये जीत गए हैं, ठीक है? लेकिन कब? जब आप लोग मन लगा के पढ़िएगा तो ये छोटा अमाउंट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? अगला प्रश्न है कि यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा। मतलब मान लीजिए ये दर्पण रखा हुआ है, इसको हम यदि घुमा रहे हैं इस तरह से, इधर दर्पण है, ये दर्पण को इधर रख के ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है? तब क्या होगा? परावर्तित किरण जो होगा उसका घूर्णन क्या होगा? अच्छा, ये क्वेश्चन हल्का सा आपको हार्ड लग रहा है ना? लेकिन बहुत ही सिंपल प्रश्न है। कैसे? आप लोग याद कीजिए। आप एक प्रश्न को हमेशा पढ़ते होंगे कि एक दर्पण की ओर यदि आप थीटा स्पीड से आते हैं, ठीक है, यदि आप भी स्पीड से आते हैं तो उधर का जो फिगर होगा उसका स्पीड क्या हो जाएगा? तो 2 भी दुगना हो जाता था। तो ये सेम बात यही है, यदि हम थीटा कोण से घुमाएंगे तो परावर्तित किरण का घूर्णन क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा, मतलब दुगना हो जाएगा, ठीक है? ये बहुत ही लॉजिकल प्रश्न है और बहुत ही आसान सा लॉजिक है इसमें, ठीक है? तो इसे आप लोग आसानी से कर लीजिएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और यदि नहीं कर पाइएगा अब, तब दिक्कत है, आप लोग फिर से वीडियो को पाछे कीजिए, रिवाइंड कीजिए और फिर से उसे देख लीजिए, ठीक है? तो ये 12वां प्रश्न था आपका। अब देखिए 13वां प्रश्न, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बस आप लोग एक थ्योरी को समझ लीजिए छोटा सा, तो आपसे इस टाइप का प्रश्न कभी नहीं छूटेंगे। प्रश्न है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश आता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित एक और प्रश्न नीचे दिया हुआ है, इसलिए मैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन को उस समय समझाऊंगा। लेकिन ये बात मैं अभी अवश्य बताना चाहूँगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की मात्र एक ही शर्त है, ये तभी पॉसिबल है जब प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, ठीक है? किससे? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा। तो सिर्फ यही एक जो आपका ऑप्शन है, ये सघन से विरल में हो रहा है, ठीक है? हीरे से कांच में हो रहा है, मतलब सघन से विरल में हो रहा है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हीरे से कांच में, ठीक है? और मैंने पिछले सेट में आपको बताया है कि हीरा में बहुत सारा आंतरिक परावर्तन हो जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बहुलित आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन होता है, जिसके कारण हीरा बहुत ज़्यादा चमचमाता है, ठीक है? तो ये बातें मैंने पिछले सेट में की थी, यदि आप लोग मिस कर दिए हैं तो आप लोग जाकर देखिए। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं। जो परमाणु का नाभिक होता है ना, ये जो परमाणु का नाभिक हुआ, इसमें क्या क्या होते हैं? तो आपको पता होगा परमाणु के नाभिक में क्या होता है? P+N होता है, मतलब प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाते रहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो उसकी रक्षा करता है, इस तरह से आप लोग समझ लीजिए, या उसका बॉडीगार्ड है, ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा इर्द गिर्द घूमते रहता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में होते हैं, ठीक है, मतलब नाभिक में होते हैं, ठीक है? तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सिंपल है कि परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, इसे कैसे याद रखना है, ये मैं ऊपर फॉर्मूला बता चुका हूँ आप लोगों को। कैसे याद रखना है? स्ट्राइक किया ना आपके दिमाग में? जी हाँ, बहुत ही सुंदर। अच्छा, आप लोग क्या कीजिएगा, एक थोड़ा सा प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है ना, इधर इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है इस पर, तो अच्छा इलेक्ट्रॉन गिरता क्यों नहीं है नीचे? ये आपको कमेंट करके जवाब देना है कि इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते रहता है वो नाभिक में गिर क्यों नहीं जाता, वो चक्कर क्यों लगाते रहता है? इसका कोई तो कारण होगा, तो उस बात को आप कमेंट करके जवाब दीजिए, जैसे भी करना है, सर्च करके दीजिए, या आपको पता होगा तो और अच्छी बात है, ठीक है? अब अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन किसी चालक पदार्थ में प्रेरित विद्युत धारा को प्रदर्शित करता है? आप लोग कभी घर में लाइन ठीक किए होंगे, मतलब लाइट का कोई कुछ काम किए जरूर होंगे, ठीक है? तो उसमें जब लाइट नहीं आता है तो आप लोग क्या करते हैं? टेस्टर से चेक करते हैं कि भाई कहाँ तक करंट आ रहा है या करंट आ रहा है या नहीं। लेकिन जब आप प्रयोगशाला में काम करते हैं तो उस समय तो टेस्टर का यूज नहीं होता है प्रयोगशाला में, तो उसमें किसका यूज होता है? गैल्वेनोमीटर का यूज होता है, ठीक है? गैल्वेनोमीटर एक छोटा सा ऐसा बना होगा, आयताकार टाइप का, ठीक है, इस तरह सा बना होता है, और इसमें 2 बटन लगे होते हैं, इसमें आप दोनों तार को ऐड कीजिए, तब आपको उधर कांटा बताएगा कि क्या हो रहा है, मतलब विद्युत धारा पास हो रहा है या नहीं, ठीक है? तो ये गैल्वेनोमीटर ही बताता है। चालक पदार्थ में प्रेरित विद्युत धारा को कौन प्रदर्शित करता है? गैल्वेनोमीटर, ठीक है? ये बहुत ही आसान सा प्रश्न था, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने को है नहीं। अब अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं
कि पैराडॉक्सिन, ठीक है, पैराडॉक्सिन जो है इसको किस विटामिन के नाम से जाना जाता है, या यूँ कहें कि पैराडॉक्सिन जो है किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो विटामिन B6 हाईलाइटेड है तो आप लोग आसानी से बता दोगे। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, पैराडॉक्सिन है। ओके, अब चलिए इसका तो आपको पता चल गया। हम एक एक विटामिन करके जितने भी ऑप्शन में दिए हुए हैं उसको हम एक बार में जानेंगे। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले हम लोग विटामिन B1 को जानेंगे। किसको जानेंगे, B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो थायमीन है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, आपको पता होगा, बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, बेरी। और बेरी रोग क्या होता है ये आपको पता है, नहीं पता है। बेरी रोग क्या होता है, एक तरह से आप लोग इसको कह सकते हैं मसल, मतलब मांसपेशी का लकवा है। बेरी रोग क्या है, मांसपेशी का लकवा है, मतलब आपके मांसपेशी काम करना बंद कर देता है। ओके, उधर ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है और वो लकवाग्रस्त हो जाता है, तो यही बेरी है। ठीक है, अब अगले को हम देखेंगे B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। क्या है, राइबोफ्लोविन। आपको एकदम आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि बहुत ही 4-5 नाम तो याद रखना ही है। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। क्या है, राइबोफ्लेविन। और इसका क्या होता है, इसके कमी से क्या रोग होता है, तो इसके कमी से त्वचा का फटना, त्वचा जो फट जाते हैं ना वो इसी के कमी से होते हैं। और 2-3 रोग हैं और 2-3 छोटा सा सिम्टम्स जो आपको पता चल जाएगा कि हमें विटामिन B2 की कमी हो रही है। ओके, अब हम लोग जानेंगे विटामिन B6। अभी आप लोगों ने पढ़ा, प्रश्न ही दिया हुआ था कि पैराडॉक्सिन इसका नाम है, केमिकल नेम, रासायनिक नाम इसका पैराडॉक्सिन है। इसके कमी से क्या होता है, इसके कमी से अरक्तता होता है, मतलब एनीमिया होता है। ठीक है, विटामिन B6 के कमी से क्या होता है, अरक्तता होता है, एनीमिया। अब चूंकि यह आपके प्रश्न का उत्तर है तो आप लोग ये भी जानिए कि आप लोग किसका सेवन करेंगे तो ये कमी ठीक हो जाएगा। तो दूध का भरपेट सेवन कीजिए, अनाज का कीजिए, मांस, मछली, जिगर, ये सारे का कीजिए, तो आप में B6 की कमी नहीं होगी। ओके, अब हम जानेंगे विटामिन B12 को। इसका रासायनिक नाम क्या है, हल्का लंबा है, साइनोकोबालामिन है। ठीक है, क्या है, साइनोकोबालामिन। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, साइनोकोबालामिन इसका नाम है। और ये प्रश्न आपसे हमेशा पूछे जाते हैं कि विटामिन B12 में किसकी जरूरत होती है, तो इसमें कोबाल्ट की जरूरत होती है। ठीक है, विटामिन B12 कोबाल्ट से संबंधित है। ये प्रश्न आपसे हमेशा पूछता है। और इसकी कमी से भी ब्लड में कमी होती है। ठीक है, इसकी कमी से भी वही का रोग होता है, अरक्तता, मतलब ब्लड की कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये चारों विटामिन के बारे में आप लोगों ने बहुत ही आसानी से समझा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो एक बार फिर से इस प्रश्न को देखिए कि पैराडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है, तो विटामिन B6 को। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि किसकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। तो कुछ काम आप लोग भी किया कीजिए, मैं इसका उत्तर बता दूंगा, लेकिन ये मैं नहीं बताऊंगा ऑस्टियोपोरोसिस क्या है। क्यों, क्योंकि आप लोग भी कुछ सर्च करके जानिए। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। चलिए छोड़िए, मैं ही बताता हूँ। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब कैल्शियम जो है आपके हड्डियों के लिए जिम्मेदार है, हड्डियों को मजबूत करने का जिम्मेदारी या दांत को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसकी है, कैल्शियम की। तो ऑस्टियोपोरोसिस भी उसी से संबंधित एक रोग है। ठीक है, उस रोग का नाम है। तो बस ये सिंपल सा प्रश्न था। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। फिर से आया शुष्क सेल के बारे में। शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है। पिछले सेट में हमने एक प्रश्न किया था जिसमें था कि शुष्क सेल का विद्युत अपघट्य किससे बना होता है। तो उस समय मैंने आपको बताया था कि अम्ल, क्षार और लवण का जो होता है ना मिश्रण होता है, उसका बना होता है। लेकिन शुष्क सेल का जो एनोड होता है ये किससे बना होता है, ये ग्रेफाइट से बना होता है। ठीक है, एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड निगेटिव होता है। और कैथोड किससे बना होता है, ये क्या करना है, ये आपको कमेंट करके जवाब देना है। क्या, कि शुष्क सेल का कैथोड किससे बना होता है, शुष्क सेल का कैथोड किससे बना होता है, ये आपको कमेंट करके जवाब देना है। तो आई होप आप लोगों में से जरूर कुछ लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा। और प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मात्र 25 प्रश्न कराने हैं, 18 प्रश्न हो चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। और यदि आप में से अभी कोई नए जुड़े हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो प्रश्न मैंने अभी जस्ट पूछा उसको कमेंट करके जवाब दीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो फ्रियोन था उसकी रेडिएशन से मोतियाबिंद नामक रोग होता है। तो मोतियाबिंद के इलाज में किस दवा का प्रयोग किया जाता है, ये आपको हमेशा याद रखने की जरूरत है, बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो मोतियाबिंद के इलाज में लैटेनोप्रोस्ट नामक दवा का यूज किया जाता है। किसका, लैटेनोप्रोस्ट। आप लोग ध्यान रखिएगा नाम। और यह क्या है, टैबलेट नहीं, ये ड्रॉप है, आई ड्रॉप है। क्या है, आई ड्रॉप है। ठीक है, लैटेनोप्रोस्ट दवा का नाम याद रखिएगा, किसके इलाज के लिए, मोतियाबिंद के। अक्सर मोतियाबिंद का जो रोग होता है ना, जैसे जैसे उम्र ढलता है उस तब रोग आने लगता है।
ठीक है। तो मतलब ये उम्र जैसे जैसे उम्र दराज आप होते जाइएगा तो आप में हो सकता है कि ये रोग आ सकता है, ठीक है। तो ये मोतियाबिंद का रोग होता है। इसमें जो आँख होता है ना, उस पर क्या उसको बोलते हैं, उसका जो आप लोग नेत्र गोलक जिससे देखते हैं ना, उस पर धुंधला छाने लगता है, धुंधलापा ढकने लगता है उसको, ठीक है। तो यही मोतियाबिंद होता है। ओके, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि मलेरिया रोधी औषधि में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अभी आप लोग हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा से अवश्य परिचित होंगे। जी हाँ, अभी कोरोना वायरस में 4-5 महीने पहले हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा की पूरे विश्व में मांग थी। क्यों? क्योंकि उससे कुछ कुछ कंट्रोल हो रहा था, क्या, कोरोना वायरस। तो हाइड्रोक्लोरोक्विन या कुनैन जिसे आप लोग बोलते हैं, कुनैन दवा, मेन रूप से कुनैन दवा का यूज किया जाता है मलेरिया में। तो वो किससे बनाया जाता है? तो वो सिनकोना के छाल से बनाया जाता है, सिनकोना के छाल से, ठीक है। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। और आप में से बहुतों को याद ही होगा कि हाइड्रोक्लोरोक्विन या कुनैन जो दवा होता है वो किससे बनता है? सिनकोना नामक पेड़ से बनता है, उसके छाल से बनता है। और यह एक मलेरिया की बहुत ही कारगर औषधि है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये बताता हूँ, ये जो क्लोरोक्विन दवा है इसे सबसे पहले किसने बनाया था? तो 1934 ईस्वी में सबसे पहले इसे बेयर फार्मा नामक की एक कंपनी ने बनाई थी, जो कि अमेरिका की एक कंपनी है, ठीक है। बेयर फार्मा मेडिकल कंपनी है, उसी ने सबसे पहले क्लोरोक्विन दवा का आविष्कार किया था या निर्माण किया था। ओके, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी और अभी तक आपको जितने भी प्रश्न कराए होंगे वो सारे प्रश्न आपको याद हो गए होंगे। और यदि याद नहीं हुए तो फिर से आप लोग रिवाइंड करके देख सकते हैं। ओके, अगले प्रश्न को हम लोग चलेंगे, देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन का स्राव अंडाशय से नहीं होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है जिसका स्राव अंडाशय से नहीं होता है? तो एस्ट्रोजन का स्राव अंडाशय से होता है, प्रोजेस्टेरोन का स्राव अंडाशय से होता है, रिलैक्सन का स्राव अंडाशय से होता है, लेकिन जो एलएच हार्मोन है इसका स्राव अंडाशय से नहीं होता है। कहिएगा भाई आप कैसे समझ गए कि नहीं होता है? ये तो हाईलाइटेड है तो मैं भी समझ जाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ जो एलएच हार्मोन है इसका स्राव हाइपोथैलेमस से होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हाइपोथैलेमस से होता है, ठीक है। तो एलएच हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? हाइपोथैलेमस से। और बाकी जितने भी तीनों अन्य हार्मोन है उसका स्राव कहाँ से होता है? अंडाशय से, ठीक है। तो हार्मोन जो है हमारे शरीर में वृद्धि के लिए और अन्य केमिकल प्रोसेस के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। तो ये आपको बातें बाकी पता ही होगी। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि एक महिला वर्णांध है, ठीक है, और उसका पति वर्णांध नहीं है। वर्णांध का मतलब कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। इनके एक पुत्र और एक पुत्री है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन के सही होने की संभावना सर्वाधिक है? देखिए, महिला वर्णांध है, ठीक है, महिला क्या है? वर्णांध है, उसका पति वर्णांध नहीं है। ओके, पति और महिला, आप लोग इसे मैं कर लेता हूँ, क्रोमोसोम्स का मैं चिन्ह बनाया कि महिला का XX और पति का XY। जब XX मिलेगा तब लड़की होगी और XY मिलेगा तब लड़का होगा, ये तो आपको पता है। तो देखिए, लड़की जो होती है ना, हमेशा लड़की में बहुत कम आपको कलर ब्लाइंडनेस मिलेगा। लड़की जो होती है लगभग बात उसकी कैरियर होती है, मतलब कैरियर का मतलब होता है कि उसे खुद नहीं होगा लेकिन वो नेक्स्ट जनरेशन में कलर ब्लाइंडनेस पैदा कर सकती है। मतलब ऐसा हो ही जाता है क्योंकि ये जेनेटिक डिजीज है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। कौन? कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो मैंने बताया कि लड़की में ना के बराबर होता है लेकिन लड़का जो होता है इसका शिकार हो जाता है, ठीक है। तो यही प्रश्न का उत्तर होगा कि पुत्र वर्णांध है किंतु पुत्री वर्णांध नहीं है। मैक्सिमम केसेस में आपको हमेशा लड़का ही दिखेगा कलर ब्लाइंडनेस का शिकार हुए, ठीक है, लड़की नहीं, लड़की कैरियर होती है। ओके, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं आपको साइड में एक पिक भी दे दूंगा, फोटो भी दे दूंगा, जिससे आप लोग समझ जाइए कि क्या हो रहा है। ओके, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि प्रतिजन, प्रतिजन वह पदार्थ है जो, प्रतिजन नहीं समझ रहे आप लोग, एंटीजन। एंटीजन क्या करता है? एंटीजन वही पदार्थ है जिससे एंटीबॉडी का निर्माण करता है, एंटीबायोटिक जिसे आप लोग कहते हैं। जी हाँ, तो एंटीबायोटिक का काम क्या है? जो शरीर आपका यदि किसी बीमारी के प्रति रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो उसका निर्माण करना, ठीक है, उस रोग को लड़ने की क्षमता विकसित करना, वही काम है एंटीजन का और एंटीबॉडी का। ओके, 24वें प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी, सेल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया है? तो सभी को पता होगा ये बातें कि स्लाइडेन और स्वान ने, श्वास लिखा हुआ है, स्वान, स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी का प्रतिपादन किया। मैं इस भी बता देता हूं कब किया, 1838 और 1839 के बीच में किया, ठीक है। किसकी? कोशिका सिद्धांत की खोज किसने? स्लाइडेन और स्वान ने। ओके, तो आपको ये बातें अवश्य पता होगी, ये दोनों मिलकर किए थे, ठीक है। अगले प्रश्न को देखेंगे जो हमारा ये आज का अंतिम प्रश्न होने वाला है कि वर्तमान में घड़ियाल के सुरक्षित आवास है, ठीक है। घड़ियाल जो है ये भी धीरे धीरे गायब होता जा रहा है।
हल्का सा मगरमच्छ और घड़ियाल में थोड़ा सा का डिफर है, ठीक है, अंतर है। तो घड़ियाल का सुरक्षित आवास क्या है? सुरक्षित जो आवास है चंबल की घाटी है। चंबल जो नदी है ना, जो अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है चंबल, जी नहीं मैं गलत हूँ, चंबल अमरकंटक से नहीं, महाराष्ट्र से निकलती है कि मध्य प्रदेश से निकलती है? चलिए आप लोग ही बता दीजिए, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि चंबल नदी का निकास स्थान कहाँ से है, ठीक है, कहाँ से निकलती है। तो चंबल नदी की जो घाटी है, चंबल की जो नदी है, वो अभी फिलहाल में घड़ियाल का सुरक्षित आवास है, ठीक है। ये हेरिटेज टाइप का है, ठीक है, इसमें अभी लोग जाने की मनाही भी है। इसे सुरक्षित रूप से रखा गया है, सरकार की जिम्मेदारी है कि इसे सुरक्षित रखा जाए, ठीक है। तो घड़ियाल का सुरक्षित आवास अभी कहाँ है? सुरक्षित आवास चंबल नदी में है। ओके, तो ये था आपका आज का सेट। आई होप कि आपको आज का सेट बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करते चलना है, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आपका प्यार, अपना प्यार हमें देते रहिए, और हमसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेते रहिए, ठीक है दोस्तों। तो अपना ख्याल रखिएगा, घर पर ही रहिएगा। आज 25 दिसंबर है, ठीक है, आज कौन सा दिन है? 25 दिसंबर है, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी की आज जन्मदिन भी है, ठीक है, तो उनको भी नमन। और आज गुड गवर्नेंस डे भी मनाया जाता है, सुशासन दिवस भी, तो ये सारी बातें आपको पता भी होगी। और हाँ, क्रिसमस भी है, तुलसी पूजन दिवस भी है, तो आज बहुत सारी चीज़ है, ठीक है। तो आप सबको मेरी क्रिसमस, आपकी क्रिसमस, तेरी क्रिसमस, सबकी क्रिसमस, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। न्यू ईयर का जश्न आप मनाना शुरू कीजिएगा आप लोग, लेकिन बस अपने पढ़ाई को देखते हुए, क्योंकि आप में से कईयों का एग्जाम न्यू ईयर में ही होने वाले हैं। 28 से एग्जाम शुरू है। एक बात और जिसे मैं आपसे अगले वीडियो में शेयर करूंगा, ठीक है दोस्तों। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ।